जातिगत जनगणना बहुत ही गर्म मुद्दा है वर्तमान में, आपकी इस पर क्या राय है? जातिगत जनगणना के बारे में मेरा कहना ये है, जो बहुत ही सामान्य सी बात है कि जाति इस देश की एक कटु वास्तविकता है। हम हर समय जाति की बात करते हैं। जब आप विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में एडमिशन लेते हैं, कहीं जाते हैं, जाति कॉलम होता है। बिल्कुल। हम इससे अभी उबर नहीं पाए हैं। जी। मैं अभी कह रहा था, हिंदू समाज इसलिए संगठित नहीं है, हम जातियों में बटे हुए हैं। ठीक है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जाति इस देश के नेताओं ने भी इसका जो कंसेप्ट है, अवधारणा बिगाड़ी है वोट बैंक के लिए। वोट बैंक के लिए। जी। जैसे आजकल भारत की दो बड़ी बड़ी पार्टी हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी। दोनों की दोनों इस विषय पर बातचीत कर रही हैं। और मैं पहले भी मैंने एक पॉडकास्ट में कहा था कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये कहा था कि जातिवाद बुरी चीज़ है। ये उन्होंने पार्लियामेंट में कहा। उसके बाद इंदिरा गांधी ने 1983 में 84 में उनकी डेथ हो गई थी, उनका एसेसिनेशन हो गया था। जी। तो उन्होंने कहा था कि हम जातिवाद को स्वीकार नहीं करते लाल किला पर। राजीव गांधी ने भी कहा। लेकिन मुझे तो बड़ा दुख होता है कि उनके ही परिवार के राहुल गांधी जाति के जनगणना की बात कर रहे हैं। ये सब राजनीति का खेल है। हम लोगों को जातियों बांटते रहेंगे, समाज टूटता रहेगा। समाज पहले बहुत टूटा हुआ है। बिल्कुल। और इससे हिंदू संगठित कभी नहीं हो पाएगा अगर हम जातियों में बढ़ते रहे। नंबर 1। नंबर 2, ये क्षेत्रीय पार्टियां जो जातिवाद पर ही चल रही हैं, ये भी इससे पश्चात दे रही हैं। वाह 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 वाह। इसलिए ये नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने विकास जी। हम आगे बढ़ते हैं, वन नेशन वन इलेक्शन के विषय में भी आप क्या कहेंगे? वन नेशन वन इलेक्शन ये भी महत्वपूर्ण मुद्दा है, और इसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि ये कोई नई बात नहीं है। 1952 में भारत में पहली बार आम चुनाव हुए, और 52, 57, 62 और 67 तक इस देश में वन नेशन वन इलेक्शन रहा। चुनाव साथ साथ होते रहे, लोकसभा के, राज्य के, विधानसभा के। 67 के बाद कुछ विधानसभा में गड़बड़ हुई। ये बहुत आवश्यक है। क्यों? जी। इससे समय बचेगा, जी, हमारा धन बचेगा, आर्थिक। और पूरे इलेक्शन साल भर होते रहते हैं, आचार संहिता लगी रहती है, सरकारी काम रुके रहते हैं, प्रोजेक्ट रुके रहते हैं। अगर सरकार ये चाह रही है तो समस्त विपक्षी पार्टियों को इसका सहयोग करना चाहिए और ये नियम लागू होना चाहिए। वाह 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 वाह। विकास जी, हम आगे बढ़ते हैं। हम थोड़ा राष्ट्रीय से अब अंतर्राष्ट्रीय की ओर चलते हैं। भारत, पाकिस्तान, चीन के संबंधों में आपके क्या विचार हैं? देखिए, भारत पाकिस्तान का तो हमारा पुराना एक ऐसा मामला बिगड़ चुका है जी, वो मुझे सुधरता नहीं दिख रहा। पाकिस्तान मुझे बिगड़ा हुआ बच्चा लगता है। इसको कितना भी समझा लो मानेगा नहीं। और 1947 में जब हम स्वतंत्र हुए पार्टीशन के बाद, तो कबाली आक्रमण हुआ जी। उसके बाद 65 में हमें आक्रमण झेलना पड़ा। शास्त्री जी प्रधानमंत्री थे और हमने मुकाबला किया। उसके बाद 71 में इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को इलाज किया। उसके बाद 99 में अटल बिहारी वाजपेयी ने कारगिल युद्ध लड़ना पड़ा जी। और आतंकवाद हम लगातार लड़ते रहे जी। वो तो हमारा सौभाग्य है, इस समय देश का प्रधानमंत्री एक ऐसा मजबूत आदमी है जिसके डंडे में जान है और लोग डरते हैं उससे, थोड़े बचे हुए हैं जी जी जी। अब बची चाइना की जी। चाइना में अभी कल परसों प्रधानमंत्री जी वहाँ थे ब्रिक्स सम्मेलन में जी। और चाइना के प्रधानमंत्री से मिलना है उनको। तो चाइना भी विश्वसनीय चीज़ नहीं है। आप याद करिए कि हिंदी चीनी भाई भाई के नाम पर किस तरह चाइना ने हमको विश्वासघात किया, और 62 में हम चाइना के हाथ हारे। हम नहीं हारे, हमारे कवियों ने कहा हम नहीं हारे, हमारे नेता हारे, हमारे सैनिक नहीं हारे थे। वाह, वाकई। और हमारा लेके मनोबल टूट चुका था। इसलिए चाइना से आप बात तो करिए, विश्वास मत करिए। वो विश्वास लायक मित्र नहीं है। चाइना और पाकिस्तान ये मित्र नहीं है। इनसे बातचीत करिए, अलर्ट होकर, सावधान होकर। विकास जी, हम आगे चलते हैं। यूक्रेन और रूस युद्ध पर आपका नवीनतम उपन्यास लव एंड ईगो आया है। आपने इस उपन्यास में इस दुनिया को क्या संदेश दिया है? देखिए, यूक्रेन रशिया पर मेरा ये नया उपन्यास जो आया है, लव एंड ईगो, जिस उपन्यास में मैंने जेलेंस्की और पुतिन के जो ईगो है वो दिखाई है। वो वैसे तो प्रेसिडेंट हैं, पर तो मैंने उनको दिखाया प्राइम मिनिस्टर जी जी। पोस्ट बदल दी जी जी जी। और मैंने इस तरह दिखाया है किस तरह रशिया से यूक्रेन अलग हुआ 91 में जी, और लेनिन के ज़माने में अलग हुआ, और लेनिन यूक्रेन को वापस लेकर आए थे। इस सबको दिखाया है जी जी। और ये दिखाया है कि युद्ध की समस्या का समाधान नहीं है और शांति बहुत आवश्यक है। और हम लोग पहले से ही भारत वाले विश्व शांति के पक्षधर रहे हैं। तो हमारे सब लेखक, हमारे संत महात्मा सुधारक शांति की बात करते रहे हैं जी। हम गुटनिरपेक्ष देश कहलाएं हमेशा, और नेहरू से लेकर आज तक हम गुटबाजी दूर रहे हैं
आज हम यूक्रेन के भी दोस्त हैं, हम रशिया के भी दोस्त हैं, बिल्कुल। हम इजराइल के भी दोस्त हैं, हम फिलिस्तीन को सपोर्ट करते हैं कुछ वाकई, मुद्दों पर। वाकई। ये हमारी एक तटस्थता की नीति है और इसकी वजह से हम आज विश्व में मध्यस्थता करने की पोजीशन में हैं कि हमारे प्रधानमंत्री इस मध्यस्थता की स्थिति में हैं। जी 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 जी, तो किसी गुट में नहीं है। ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।